नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे PT365 IR का। ओके, जो अप्रैल से लेके नवंबर तक का है, उसके बाद का भी बाद में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका बहुपक्षीय संगठन, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, जो भी है, UN हुआ, सबसे बड़ी बॉडी है। तो ये बहुपक्षीय संगठन है जहाँ से क्वेश्चन चांसेस सबसे ज़्यादा यहीं से रहते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कि UN80 पहल इनिशिएटिव है, UN80 का। तो क्या है उसके बारे में देखते हैं। UN80 पहल तीसरी कार्यधारा वर्क स्ट्रीम पर एक प्रगति रिपोर्ट है। देखते हैं कौन से बारे में, इस बारे में थोड़ी, यानी कि मार्च 2025 में UN की 80वीं वर्षगांठ है। आपको भी पता है कि ये 1945 में गठित हुआ था। इसके अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की महासचिव द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना, ये UN की महासचिव के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को सरल एवं प्रभावी बनाना और उसके प्रभाव को सशक्त करना, उसकी प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करना, इसका लक्ष्य कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ऐसे समय में बहुपक्षवाद के मूल्यों को मजबूती से सामने रखना जब विश्वास कम और ज़रूरतें अधिक है। आपको भी पता है कि 1945 के बाद 80 साल गुजर गए हैं। 80 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, लेकिन अभी भी UN में रिफॉर्म वगैरह ऐसा कुछ बड़े लेवल पे हुआ नहीं है। और आज भी देखोगे तो जैसे USA है, चाइना है, इनकी ही मनमानी चल रही है अभी। ठीक है ना, तो इतना प्रभाव नहीं है। जैसे हर जगह युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया युद्ध या फिर ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, तो UN का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसकी 3 मुख्य कार्यधाराएं क्या है। संयुक्त राष्ट्र कार्यों के तरीकों में दक्षता व सुधारों की पहचान करना, सदस्यों के अधिदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना या संरचनात्मक परिवर्तन और कार्यक्रमों का पुनर्गठन करना। देखो, ये ज़्यादातर हो सकता है UN80 पहल किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये 80 साल हुए हैं, उसके बाद क्या सुधार अपेक्षित है UN की बॉडी में दक्षता बढ़ाने या अधिदेशों को कार्यान्वित करने वगैरह के बारे में है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है UN के बारे में जानना। ओके, इसकी उत्पत्ति सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, जब फील हुआ कि ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो इन बड़े बड़े टकराव को रोक सके। ठीक है, इसके सदस्य अभी है कितने, 193। इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारत है वो संस्थापक सदस्य। ठीक है, मतलब जब इसका गठन हुआ था तब भारत भी वहाँ पे मौजूद था। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा देशों को सदस्यता प्रदान की जाती है। इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा परिषद आपको भी पता है जो 15 मेंबर की रहती है। इसमें 5 तो परमानेंट रहते हैं और 10 रहते हैं वो परमानेंट नहीं, अस्थायी रहते हैं, यानी कि उनकी जो सदस्यता है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। ठीक है, चार्टर के सिद्धांत क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, समानता, सहयोग व मानवाधिकार। ओके, प्रमुख अंग कौन से हैं, महासभा है, UNGA है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके सभी सदस्यों के पास एक समान वोट का अधिकार होता है। यह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना, अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है ना, वो UN महासभा से ही होता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद ये सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी मानी जाती है, जिसमें 15 तो सदस्य, उसमें 5 वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य होते हैं। इसमें आप देखोगे तो फ्रांस है, चीन है, रूस है, USA है, और एक और रह गया, कौन रह गया, फ्रांस, रशिया, USA और ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 मेंबर तो स्थायी है और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं। इनका मुख्य कार्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक। इसके 54 सदस्य है। आर्थिक समानता
आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय कार्यों का समन्वयन करती है। तीसरा है इसका है, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ हैग है, तो वहाँ पे पीस पैलेस द हैग में स्थित है ये, ठीक है। देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो 1994 से निष्क्रिय है, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। सचिवालय ये इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसके प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक और समन्वय से जुड़े कार्य करता है। विशिष्ट एजेंसियाँ कौन कौन सी है, ये भी जुड़े हुए इससे। फाओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट होगा वो अपन आगे देख लेंगे, ओके। ICA हो, IFED है जो फूड में काम करता है, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMO है, ITU है, यूनेस्को है, यूनेडो है, UN टूरिज्म है, PUPU है, WHO है, WIPO है, WMO है, विश्व बैंक है, वो ये सब इसके विशिष्ट एजेंसियां हैं। नीतियाँ और कार्यक्रम यूनिसेफ है, UNDP है, UNEP है, UN हैबिटेट है, ये सब इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आता है इसके बारे में, सेकंड है कि UNSC यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है UN की, ओके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देशों का चुनाव किया गया, ठीक है। इसमें कौन कौन से, बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, लातविया है, लाइबेरिया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना आप अच्छे से, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, लातविया है, लाइबेरिया है, ओके। इनका ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये इंपॉर्टेंट है, इसकी संरचना वगैरह। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य। 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी रहते हैं जो मेरे चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA, इनके पास वीटो शक्ति होती है। वीटो शक्ति क्या होती है, जैसे अगर 5 लोगों के पास वीटो शक्ति है, अगर 14 लोग किसी प्रस्ताव पे अगर मान गए, सहमत है, लेकिन एक ने किसी ने वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया कि भाई नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है, तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। अस्थायी सदस्य UNGA गुप्त मतदान के माध्यम से 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित है, ये इम्पोर्टेंट है, 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। और उसमें अफ्रीका से 3 होते हैं, एशिया से 2 होते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 होते हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य से 2 होते हैं, और पूर्वी अफ्रीका से 1 होता है, ठीक है। तो ये है 10 मेंबर ऐसे सेलेक्ट होते हैं, क्षेत्र वाइज वो सेलेक्ट किए जाते हैं। इनकी निर्णय शक्ति कैसी रहती है, UNSC के पास ऐसे बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है जिन्हें सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर से अलग लागू करना अनिवार्य है। देखो UN की एक ही बॉडी है जिसके पास ये बाध्यकारी निर्णय लागू करने की शक्ति है, ठीक है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता के लिए 8 बार निर्वाचित किया गया भारत, जिसमें हालिया कार्यकाल था 2021-22 वाला, ठीक है। UNSC में सुधार के लिए G4 कंट्री है, क्योंकि आपको भी पता है कि 1945 के बाद बहुत बड़े बदलाव आए हैं। डेमोक्रेटिक बोले या इकोनॉमिक बोले, आज भारत 4थी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पॉपुलेशन के मामले में तो फर्स्ट है। हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, फिर भी हम UNSC के इतने बड़े देश होने के बाद भी मेंबर नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसी कंट्रियाँ जो रिफॉर्म को सपोर्ट करती है, भारत है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, ये सब बड़ी कंट्रियाँ हैं, पावरफुल कंट्रियाँ। ये चाहती है कि UNSC में सुधार किया जाए और इन जो 5 देशों को मिलने वाली फैसिलिटी इनको भी दी जाए। C10 10 देशों की समिति क्या कहती है, अफ्रीकी संघ के 10 देश है, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो, केनिया, लीबिया, नामीबिया, सेनेगल, सियरा लियोन, युगांडा, जाम्बिया UNSC में सुधार के लिए अफ्रीका के साझा पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो एक बात देखोगे, अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, 54-55 कंट्रीज है वहाँ पे, फिर भी UNSC में इनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मतलब जैसे एशिया से हो गए, लैटिन अमेरिका और वहाँ से कोई नहीं है, तो ब्राज़ील होना चाहिए या फिर यहाँ से साउथ अफ्रीका हो सकता है, तो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व होगा। नहीं तो क्या अभी सिर्फ कुछ जगह ही है, जैसे अपने एशिया से 2 लोग हो गए,
यूरोप से 2 हो गए, फिर हो गया एक अमेरिका से। तो वो एक बहुत वो नहीं है, समावेशी संस्था नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अपना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोसॉक, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल मीडिया काउंसिल। ओके, भारत को 2026 से 2028, ये इम्पोर्टेंट, इकोसॉक कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक का सदस्य चुना गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है इकोसॉक न्यूज़ में क्यों है, या फिर भारत को अभी सदस्य बनाया गया है। इकोसॉक की सदस्यता 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है, जैसे अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देश। भारत को पश्चिमी एशिया देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, चीन के साथ चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 4 देशों को सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें किस किस के साथ, लेबनान के साथ, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, चीन। ठीक है, इसमें चीन पावरफुल है, तुर्कमेनिस्तान है, लेबनान ठीक ठाक कंट्री है। इकोसॉक क्या होता है, 45 में इसका भी गठन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। 54 इसके सदस्य है यूएनजीए द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 नए सदस्य आते हैं। 54 डिवाइड बाय 3 यानी कि 18 साल 3 बदलते हैं, जैसे राज्यसभा में होता है अपने। ठीक है, संतानीय विकास के 3 आयामों, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय को आगे बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों एवं विशेषीकृत एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें देना। इकोसॉक के 8 कार्यात्मक आयोग क्या क्या है, ध्यान रखना इकोसॉक के अंतर्गत क्या क्या है। जैसे कभी कभी यूपीएससी में पूछा जाता है ना, कौन सा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो हो सकता है कभी कार्यात्मक आयोग का नाम देखे, ये किस बॉडी के अंतर्गत, सांख्यिकी आयोग, जनसंख्या एवं विकास आयोग, सामाजिक विकास आयोग, महिलाओं की स्थिति, नार्कोटिक ड्रग्स, अपराध निवारण आपराधिक न्याय आयोग, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, वनों पर संयुक्त राष्ट्र। देखो सामाजिक हो गया, आर्थिक भी हो गया और पर्यावरण भी हो गया। पर्यावरण वाला देखो एंड वाला है, वनों पर है। सामाजिक में तो काफ़ी जनसंख्या, सामाजिक मुद्दे, महिलाओं की स्थिति वगैरह में है। ठीक है, ये हो गया। ओके, सांख्यिकी जैसे आर्थिक वाला पक्ष हो गया, तो ये ध्यान रखना, ये इसके कार्यात्मक आयोग है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 में जबरन विस्थापन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट पता ही है यूपीएससी का फेवरेट रहता है रिपोर्ट, इंडेक्स वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ठीक है, 2024 जबरन विस्थापन किसने किया होगा, यूएनएचसीआर। ठीक है, जबरन विस्थापन की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन 2018 में आया था, इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने अपनाया और प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रदान करता है। समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जबरन विस्थापन पर वैश्विक कार्यक्रम, ये 2009 में लाया था, विश्व बैंक ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य जबरन विस्थापन से निपटने के लिए वैश्विक विकास का उपाय करना। ठीक है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, ये इम्पोर्टेंट है, इसके फीचर्स क्या क्या है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने निवास स्थान से विस्थापित लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना, उनके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करना। उपलब्धि क्या है, यूएनएचसीआर को उनके मानवीय कार्यों के लिए 54 और 81 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को साइट वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो ये वो यूनेस्को ही है। संयुक्त राष्ट्र यूएसए ने विड्रॉल कर दिया है वहाँ से। ठीक है, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि यूनेस्को की जो कार्य प्रणाली या जो सिस्टम है या फिर जो प्रस्ताव लाया जाता है वो इजराइल के खिलाफ है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यूनेस्को से यूएसए ने बाहर किया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये हरकत कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो इजराइल विरोधी रुख अपनाने के आरोप के कारण आरोप लगाए उसमें,
तीसरी बार है जब अमेरिका ने इस संगठन में अलग हो रहा है, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रपति के नेतृत्व में ये दूसरी बार है, ट्रंप के नेतृत्व में। इसके अलावा अमेरिका ने अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, एजेंसियों जैसे WHO से बाहर निकलने के लिए कदम उठाए है। साथ ही फिलीपींस के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के लिए धनराशि में भी भारी कमी की है। यूनेस्को ने पहली बार किसी अरब नेता को महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किया है, ठीक है। यूनेस्को क्या होता है देख लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति सुरक्षा में योगदान करना। पेरिस में स्थित इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसकी रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल एजुकेशन की जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ तो यूनेस्को आएगा ही आएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया विकास पर वैश्विक रुझान, मीडिया विकास ध्यान रखना, ये हो गया। सांस्कृतिक वगैरह पे यूनेस्को विश्व धरोहर तो ठीक है, ये पढ़ते आ रहे। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम, तो इंडिया में भी 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जो इस कार्यक्रम के MAB के तहत आते हैं। तो आप उनको लोकेशन वाइज अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन होते हैं। हाल ही में जर्मनी के बर्लिन शहर में UN पीस कीपिंग या फिर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है 2025 की। संयुक्त राष्ट्र स्थापना की मंत्रिमंडलीय बैठक के बारे में देख लेते हैं। इसे जर्मनी द्वारा सह आयोजित होस्ट किया गया था। 2015 में न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुई थी। मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने क्विक रिएक्शन फोर्स की एक कंपनी, महिला नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, स्वात पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, भागीदारी की घोषणा की है, ठीक है। तो ये छोटा सा ध्यान रखना, क्विक रिएक्शन फोर्स किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? ये है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से रिलेटेड है, ठीक है। ये इसके बारे में देख लेते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन UNTSO की स्थापना के साथ हुई थी। इसे ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी जो भी पीस कीपिंग, जैसे कहीं भी कोई अफ्रीका कंट्री है जैसे अशांति है वहाँ पे, तो वहाँ का देश अगर वहाँ की सरकार वगैरह रिकमेंड करती है तो UNSC, UN सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए प्रस्ताव पास करती है और वहाँ पे ये ब्लू हेलमेट पहन के काम करते हैं, ठीक है। ये लड़ाई में नहीं जाते, वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए जाते हैं। ये ध्यान रखना कि ये कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करते, वहाँ पे जाके मारामारी नहीं करते, ओके। तैनाती की प्रक्रिया का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होती है, UNSC प्रस्ताव पारित कर शांति मिशनों को अधिदेश देती है। बजट और संसाधनों को महासभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की शांति संचालन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, PDO की औपचारिक स्थापना 1992 में हुई थी। यह शांति अभियानों को राजनीतिक एवं कार्यकारी दिशा प्रदान करता है। 1988 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कैपस्टोन सिद्धांत क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की मार्गदर्शक सिद्धांतों और मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिद्धांत 2005, ये राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसका उद्देश्य हिंसा और उत्पीड़न के सबसे गंभीर रूपों को समाप्त करना है, ठीक है। सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र स्थापना में भारत का योगदान। भारतीय थल सेना ने नई दिल्ली में भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र स्थापित किया। ये संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। लैंगिक समानता को बढ़ा देना, भारत पहला देश है जिसने 2007 में लाइब्रेरिया में पूरी तरह महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी भेजी थी, ठीक है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UN ह्यूमन राइट काउंसिल। भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत ने 2024 से लेके 28 तक, ये ध्यान रखना, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, काउंसिल है, उसमें भारत सेलेक्ट हुआ ह्यूमन राइट में, ठीक है, सदस्य के रूप में। तो इस परिषद के बारे में जान लेते हैं। यह
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक अंतर सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार आयोग की जगह स्थापित किया गया था। सदस्य है इसमें कुल 47 सदस्य है, ठीक है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष चुनती है इसमें से मेंबर। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक देश अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए सदस्य बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक देश अधिकतम 2 लगातार कार्यकाल के लिए, ठीक है, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है। और यूएनएससी में अगर अस्थायी मेंबर की बात करें तो वो 2 साल के लिए होता है, ठीक है, ये 3 साल के लिए होता है। ओके, मानवाधिकारों पर वैश्विक चर्चा के लिए मंच प्रदान करना, संकल्प पारित करना, सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करना और मानवाधिकार उल्लंघन की जांच और विशेष प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए आदेश जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन जो न्यूज़ में थे इस साल, वो थे UNTOC, UNCAC। देखते हैं, भारत ने एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत UNCUT और UNCAC का आह्वान किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमन UNTOC ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, संगठन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओके, सीमा पार संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि है। इसे 2000 में अपनाया गया था और 2003 में लागू हुई थी। इसके तहत 3 प्रोटोकॉल शामिल है, ध्यान रखना, ये डेट है, ऐसा नहीं कि 1945 में से हुआ या फिर कब हुआ है, तो इसके ये 2000 में लागू हुआ है, ठीक है, और लागू तो 2003 में हुआ। इसके तहत 3 प्रोटोकॉल शामिल है, मानव तस्करी, प्रवासियों की तस्करी, अवैध हथियारों का निर्माण और तस्करी को लक्षित करते हैं। UNTOC को पलेर्मो कन्वेंशन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। यह एकमात्र वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके माध्यम से सरकारें संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखो, जहाँ पे मामला अपराध वगैरह का आ जाता है, तस्करी वगैरह, तो ये बाध्यकारी होना जरूरी है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC सम्मेलन इसके सचिवालय के रूप में काम करता है, ठीक है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCAC, ठीक है, यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार विरोधी संधि है, बिल्कुल। इसने 2000 में अपनाया गया था, 2003 में लागू किया था। रिश्वतखोरी, गबन सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कवर करता है। इसमें रोकथाम, अपराधीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पहल कौन कौन सी है? तालिबान प्रतिबंध समिति संकल्प 1988 2011 में लाया गया था, UNSC का है। एक है आतंकवाद रोधी समिति CTC संकल्प 1373 2001 में लाया गया था, ओके। और ये भी UNSC का पाकिस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC के आतंकवादी रोधी समिति CTC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, अभी किया गया। पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वेरी गुड। अब किस किस को जिम्मेदारी दे रहा है UN, ठीक है। ISIS एवं अलकायदा प्रतिबंध समिति 1267 है, UNSC की है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि ये प्रस्ताव किससे संबंधित है, ये प्रस्ताव किससे संबंधित, ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आतंकवाद पीड़ितों के संघ का नेटवर्क है। संयुक्त राष्ट्र स्पॉटलाइट पहल है, U और UN की पहल है। ये सुनिश्चित करता है सभी महिलाएं विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली और असुरक्षित महिला हिंसा व हानिकारक प्रथाओं से मुक्त जीवन जी सके, ओके। विश्व निवेश रिपोर्ट, ये अंक टॉड की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। रेन रिपोर्ट, ये भी अंक टॉड की रिपोर्ट है, ध्यान रखना। दुनिया भर में प्रत्येक विदेशी निवेश के लिए FDI कितनी आ रही है वगैरह, निवेश रिपोर्ट। और निम्न व मध्यम आय वाले देशों के लिए बाहरी ऋण संख्या की विश्लेषण है ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ठीक है।
नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या की स्थिति 2025 वास्तविक प्रजनन संगठन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की जाती है। UNFPA के बारे में देख लें। इसकी स्थापना 1969 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष के रूप में स्थापित की गई थी। नामकरण 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया था, जबकि मूल संक्षिप्त नाम UNFPA बरकरार रखा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जलवायु कार्रवाई के प्रति वैश्विक दायित्वों पर ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह निर्णय विशेष रूप से संवेदनशील लघु द्वीपीय विकासशील देशों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसका नेतृत्व प्रशांत द्वीपीय देश वानुअतु ने किया था। एक्चुअली में ये जो संवेदनशील लघु द्वीपीय होते हैं ना, जैसे मालदीव वगैरह, अगर देखो टेम्परेचर राइज होगा तो जो ग्लेशियर वाली जो बर्फ़ है ना वो पिघलेगी, तो वाटर लेवल हाई होगा, तो सबसे पहले इन द्वीपों को खतरा रहता है, तो वो सबसे पहले सावधान होने चाहते हैं। हो सकता है कभी गायब भी हो जाए पानी में। लघु द्वीपीय विकासशील देश क्या है? ये 39 देशों का एक विशिष्ट समूह है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के 18 सहयोगी देश भी शामिल है। ये ऐसे देश हैं जो विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संवेदनशीलता का सामना कर रहे हैं। इनको ना ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम विकास सम्मेलन में पर्यावरणीय विकास दोनों की दृष्टि से एक विशेष श्रेणी के रूप में मान्यता दी है। ICJ के निर्णय के मुख्य बिंदु क्या है? स्वच्छ, स्वस्थ एवं संधारणीय पर्यावरण एक मानवाधिकार है। सरकारें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसी संधियों से बंधी हुई है तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु कार्य करना चाहिए। उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सरकार बाध्य है। देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को रोकना चाहिए। साथ ही वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। गैर अनुपालन के परिणाम यदि सरकारें अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है तो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियां बंद करनी पड़ सकती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ICJ के बारे में जान लेते हैं। 1945 में भी इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्य कार्य क्या है? देशों के बीच विवादों को निपटाना, अन्य अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी मत प्रदान करना। इन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जब संबंधित देश स्वयं अनुरोध करे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपनी टांग जाके अड़ा नहीं सकता। ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे जो विवाद है उनका आप समाधान कीजिए, तो वो समाधान करेगा। जब तक आप नहीं जाओगे, कोई देश मामला नहीं ले जाएगा, तब तक ये कोई समाधान नहीं करेंगे। संरचना क्या होती है? 15 इसके न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता। बहुत भाई साहब, 9 साल तक मजे है। न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए किसी सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्रतिनिधि नहीं होता है। विश्व न्यायालय के नाम से प्रसिद्ध 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ICJ से सलाहकारी मत देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित राय मांगी गई। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए देशों के दायित्व, इन दायित्वों का पालन न करने पर विधिक परिणाम क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में 2023 में सलाहकारी मत देने प्रस्ताव पारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अब हुआ क्या न्यूज़ में क्यों है? भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण को लेकर चिंता जताई है। भिखारी है तो कुछ न कुछ मांगता ही रहता है हमेशा। मतलब जैसे होगा, उसको पता है कि मुझे देना, वापस तो देना नहीं है, होता है ना। कुछ लोग होते हैं जो उधार लेके भूल जाते हैं। वैसे ये चिंता तब सामने आई जब IMF के कार्यकारी बोर्ड ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को पहली समीक्षा पूरी की है। ठीक है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किस संगठन से रिलेटेड है, तो आपको IMF टिक करना है। EFF
ठीक है। संबंधित IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के पाकिस्तान को $1 बिलियन विशेष आहरण अधिकार SDR से 760 मिलियन देने की अनुमति दी है। ये क्या होता है? EFF, इसके द्वारा उन देशों को सहायता दी जाती है संरचनात्मक बाधा या धीमी समृद्धि दर या फिर अंतर्निहित कमजोर भुगतान संतुलन के कारण गंभीर वित्तीय संतुलन का सामना कर रहे विशेष आहरण अधिकार SDR। ये बास्केट होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे IMF ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के रूप में अपनाया था। ये कोई मुद्रा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कोई मुद्रा नहीं बल्कि IMF अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लेखा इकाई के रूप में कार्य करता है। SDR का मूल्य 5 मुद्राओं अमेरिका डॉलर, यूरो, चीनी रेनबिनी, जापानी येन या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, की बास्केट पर आधारित है। वे व्यक्ति या निजी संस्था SDR को नहीं रख सकते। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है, USA में। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्थान भी कहा जाता है। सौंपे गए कार्य वैश्विक स्तर पर मैक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे देशों की सहायता के लिए अल्पकालिक और मध्यकालीन ऋण प्रदान करना, सरकारों को बेहतर आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। भारत भी सदस्य है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले IMF की सदस्यता लेनी होती है। पहले IMF, फिर आप वर्ल्ड बैंक की सदस्यता ले सकते हो। तो पहले I आएगा, फिर W आएगा, तो आप मानो कि पहले I होगा तो ही W होगा, ठीक है। संरचनात्मक क्या है? संरचना क्या है? संगठनात्मक संरचना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये IMF ने निर्णय लाया सर्वोच्च निकाय जिसमें प्रत्येक सदस्य देश में एक गवर्नर, एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल होते हैं। एग्जीक्यूटिव एवं कार्यकारी बोर्ड 25 सदस्यीय बोर्ड दिन प्रतिदिन के काम की देखरेख करती है। निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी औपचारिक मतदान भी होता है। प्रत्येक सदस्य को वोट उसके मूल वोट सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित और कोटा आधारित वोट के योग के बराबर है। ऐसे में किसी सदस्यता कोटा उसकी मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। भारत के पास कितना है? 2.25 यानी 2.75, 8वां सबसे बड़ा है, लेकिन अमेरिका के पास 17% है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए आपको 85% सदस्यों की सहमति आवश्यक है। उसमें अगर किसी का 17% किसी एक के पास है, USA के पास है, तो रिमेनिंग 83%। अब देखो यहाँ 85 चाहिए, 83 है, अगर अमेरिका मना कर देगा तो ये एक तरह से उनके पास वीटो पावर टाइप में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति, यह IMF की 25 सदस्य एक सलाहकार निकाय जो सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ल्ड, ये रिपोर्ट कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। भारत में भी ऐसी रिपोर्ट RBI द्वारा निकाली जाती है, ओके। IMF के प्रमुख ऋण साधन GR इम्पोर्टेंट है, जनरल रिसोर्सेस अकाउंट। इसके तहत वित्तीय लेन देन योजना तंत्र के माध्यम से गैर रियायती शर्तों बाजार आधारित दरों पर ऋण दिया जाता है। उद्देश्य किसी देश के भुगतान संतुलन की समस्या को समाधान करना। सदस्य देश अपनी कोटा सीमा के अनुरूप ऋण ले सकते हैं। ऋण सुविधा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो सकता है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अभी पाओगे। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया UPSC। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, SLL वगैरह है। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, निम्न आय वाले देश खासकर सबसे गरीब देशों को दीर्घावधि या रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें ब्याज मुक्त वित्त पोषण भी शामिल है। BOP संकट की स्थिति में निपटने में निम्न आय वाले देशों की मदद करता है। ऋण सुविधा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, RCF स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटीज, SCF और एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है।
ECF रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट RST निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों को वहनीय ब्याज पर दीर्घावधि वित्त पोषण करना, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 25वां शिखर सम्मेलन हुआ है इसका, चीन के तियानजिन में आयोजित किया है। शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा पत्र, ये देखो तियानजिन घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो SCO से संबंधित है, याद रखना। तियानजिन घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो ये तियानजिन किससे संबंधित है, तो तियानजिन है SCO से रिलेटेड, अपना नहीं इसे ससंपत्त हुआ। SCO सदस्यों ने 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपनाया है और SCO की अध्यक्षता किर्गिज गणराज्य को सौंपी गई है 25-26 के लिए, ठीक है। लाओस को एक भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार SCO में अभी कितने देश हैं, 27 देश है, 10 तो स्थायी सदस्य और 17 भागीदार है। 2005 में भारत पर्यवेक्षक बना था और 2017 में पाकिस्तान वगैरह के साथ मिलकर भारत भी इसमें स्थायी सदस्य बना था। SCO को स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। SCO को स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल में, ठीक है, ओके। यह पूर्ववर्ती USSR बाल्टिक राज्य को छोड़कर का हिस्सा थे। रूसी संघ, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान CIC के सदस्य हैं। SCO शिखर सम्मेलन के परिणाम क्या क्या थे, सुरक्षा और आतंकवाद विरोध। SCO ने एंटी ड्रग सेंटर, मादक पदार्थ रोधी केंद्र और सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने के लिए सार्वभौमिक केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता किया है, ठीक है। वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार, चीन द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव GGI का समर्थन किया है। यूरेशियाई अवसंरचना की $11 वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए SCO निर्यात ऋण और निवेश तंत्र तथा SCO विकास बैंक की स्थापना की दिशा में कदम उठाया। तकनीकी सहयोग, SCO अब चीन को बेदू उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर सकता है। अन्य परिणाम क्या है, भारत वैश्विक विजन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को मान्यता दी गई है। भारत में सांस्कृतिक कूटनीति के लोगों के बीच परस्पर विनिमय और सॉफ्टवेयर को बढ़ाने देने के लिए सभ्यतागत संबंध प्रस्ताव पर। SCO कब गठित हुआ था, इसका पृष्ठभूमि देख लेते, बैकग्राउंड। यह संगठन 1996 में संघाई 5 के नाम से शुरू किया, जिसमें औपचारिक रूप से 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की स्थापित किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि सदस्य देशों में विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। इसके प्रमुख 10 सदस्य कौन से, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। देखो तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बड़े बड़े संगठनों में तुर्कमेनिस्तान गायब रहता है। तुर्कमेनिस्तान इधर भी नहीं है। भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। बेलारूस याद रखना, थोड़ा टफ रहेगा तो वो करना। इसके 3 पर्यवेक्षक देश और 6 डायलॉग पार्टनर है। संरचना है, राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। सरकार प्रमुख परिषदों का दूसरा सर्वोच्च निकाय, 2 निकाय है, सचिवालय और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। रेट्स ये ताशकंद में है, ये इंपॉर्टेंट। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया है। UN ने भी इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता, WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज एंड सब्सिडीज, ठीक है। WTO ने 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृति पत्र, इंस्ट्रूमेंट और एक्सेप्टेंस प्रस्तुत किए जाने के बाद मत्स्य पालन सब्सिडी पर WTO समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। क्या कहता है संबंधित तथ्य, क्या 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC12 जिनेवा में अपनाया गया और 2025 में ये प्रभावी हुआ 15 तारीख से। WTO का पर्यावरणीय सततता केंद्रित पहला बहुपक्षीय समझौता है और सतत विकास लक्ष्य 14 का समर्थन भारत ने इस समझौते में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। ये इम्पोर्टेंट है।
केवल छोटे मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना चाहता है। भारत ने 2026 में कैमरून में होने वाले 14 मंत्री स्तरीय सम्मेलन पेरिस में हुई उच्च स्तरीय लघु मंत्रियों बैठक के दौरान विश्व व्यापार संगठन में सुधारों की मांग की। WTO द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और स्टैटिस्टिक 2025 जारी की गई है। ध्यान रखना, समझौते के प्रकार है, निश्चित सब्सिडी है, अवैध, असूचित, अनियमित मत्स्य संवर्धन करने वाले, अत्यधिक दोहन के लिए मत्स्य भंडारों को प्रभावित करने वाली और अनियमित खुले समुद्र में मत्स्यन को बढ़ावा देने वाली सब्सिडियों का प्रावधान किया गया। WTO फिश फंड स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से विकास और अल्प विकसित देशों को समझौते के कार्यान्वयन में सहायता करना, विभेद और विभेदक व्यवहार, विकासशील देशों के कार्यान्वयन में लचीलापन रहना। WTO के प्रमुख समझौते कौन से हैं? पहला गेट है, वस्तुओं के लिए गेट, GATT गेट, और गेट्स एक सेवाओं के लिए है, ठीक है। तो ये वस्तुओं के लिए प्रशुल्क और कुछ वस्तुओं हेतु प्रशुल्क कोटा और बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। इसमें है कि अतिरिक्त जानकारी है, कृषि समझौता, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी उपयोगों पर समझौता, एंटी डंपिंग, डंपिंग, एंटी डंपिंग, व्यापार संबंधी समझौता, ट्रिम्स वगैरह इसका पार्ट है, वस्तुओं से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में की जाने वाली सभी सेवाओं को शामिल करता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यटन, व्यावसायिक सेवा, सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र MNF, गैर भेदभाव के सिद्धांत के पक्ष में बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रतिबद्धता है। बौद्धिक संपदा WIPO, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर ट्रिप्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट आदि को शामिल करता है। राष्ट्रीय व्यवहार, अपने देश के नागरिकों से विदेशियों के समान व्यवहार करना चाहिए। WTO के बाद क्या करते हैं? 1995 में मराकेश समझौते के बाद स्थापित प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते गेट की का स्थान लिया। पहले गेट था। उरुग्वे दौर 86 से लेकर 94 वार्ताओं के परिणाम स्वरूप WTO का गठन किया गया है, ठीक है। व्यापार समझौतों का प्रशासन करना, व्यापार वार्ताओं के मंच उपलब्ध करना, व्यापार विवादों का निपटारा करना, सदस्य देशों को राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करना, विकासशील देशों की व्यापार क्षमता निर्माण में हेल्प करना। अभी इसके 166 मेंबर हैं और लगभग 98% भाग है वो कवर होता है, और भारत 1995 में इसका सदस्य बना था। निर्णय है आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता है और मंत्रिमंडलीय सम्मेलन होता है, तो सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। विवाद निपटान निकाय DSB एक निकाय पक्षकारों के बीच पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। इसमें एक अध्यक्ष सभी WTO सदस्यों के प्रतिनिधियों से शामिल होते हैं। तो भारत ने 3430 पहल का समर्थन किया। इसमें WTO की 30वीं वर्षगांठ पर 30 क्रमिक सुधारों को प्रस्ताव है और ये ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और स्टैटिस्टिक, ये ध्यान रखना, ये जारी करता है। ये देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन सुरक्षा उपायों पर सहमति। भारत में तांबा के कुछ उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज करे। भारत के अनुसार अमेरिका ये कदम सुरक्षात्मक उपाय सेफगार्ड मेजर्स और WTO नियमों की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। व्यापार संगठन उपायों पर समिति, ये समिति विश्व व्यापार संगठनों के सदस्यों को सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित समझौते के संचालन से जुड़े किसी मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित समझौते में सुरक्षात्मक उपायों से उपयोग से नियमित आधारित है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये किससे रिलेटेड है ये पता करना जरूरी है। सब्सिडी और प्रतीकात्मक उपायों पर समझौता। चीन ने आरोप लगाया था कि भारत EVs और बैटरी से संबंधित 3 भारतीय PLI जो है, जो प्रोडक्शन के आधार पर दी जाती है कि आप जितने यूनिट का प्रोडक्शन करो उस आधार पे आपको सब्सिडी मिलेगी, तो ये होता है। तो इसमें है कि चीन ने आरोप लगाया कि भाई PLI योजना है, ये अनिवार्य आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है, भारत में परिचालन की जाने वाली कंपनियों को दी जाती है। इस योजना के तहत DVA की शर्तें कंपनियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग हेतु प्रेरित करती। आयातित वस्तुओं पर उपयोग हतोत्साहित कर चीन का कहना WTO की सब्सिडी और प्रतीकात्मक उपाय समझौते
SCM समझौते के प्रतिबंधित श्रेणी का उल्लंघन है। WTO के SCM समझौता यह किसी सब्सिडी को सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय योगदान के रूप में परिभाषित करता है जो लाभ प्रदान करता है। SCM समझौता सब्सिडियों की श्रेणियों का निर्माण करता है, निषिद्ध और कार्रवाई योग्य है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ठीक है, इतना ध्यान रखो आप। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 7, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। यहाँ तक अपने कवर किया है। थैंक यू, धन्यवाद।